नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ एजेंसी और मैं हूं भारती। आए दिन हम आपको किसी न किसी रूबरू कराते रहते हैं, उसकी आवाज़ आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर के मेन बाज़ार में। बॉम्बे डाइंग से मशहूर शोरूम है कपड़ों का और उसका जो संचालन करते हैं, देख रेख करते हैं, राकेश अरोड़ा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि व्यापारियों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। चाहे वो लूटपाट की बात हो, डकैती की बात हो, व्यापारी भाइयों के सामने हर दिन कोई ना कोई एक चुनौती बनी रहती है और अनेक चुनौतियों से टकराने के लिए वो जिम्मेवारी होती है, वो कप्तान की होती है, क्योंकि कप्तान को ही तालियां मिलती हैं और कप्तान को ही गालियां मिलती हैं। और एक कप्तान का इस तरह से मौजूद रहना, हर वक्त मोर्चे को संभालना एक बड़ी चुनौती होती है। और व्यापार को लेकर आजकल दिन दहाड़े आप देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज वायरल होती रहती हैं, दुकान से छीना छिपटी होती है, लूटपाट होती है, डकैतियाँ होती हैं, तमाम ये बातें हैं। आज जो झज्जर ज़िले का जो बाज़ार है, एक मेन बाज़ार है हमारा, उसकी देख रेख राकेश अरोड़ा जी के पास है। मैं तमाम बातों पर उनसे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पूछा हूँ। सर, सबसे पहले नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। हमारे न्यूज़ एजेंसी का भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। सर, शुक्रिया बातचीत के लिए। कि मेरा पहला सवाल ये है कि क्या क्या आपने व्यापारी भाइयों के लिए अब तक सेवाएं दी हैं और कब से इस पद पे आप हैं? पद की बात हो तो मैं 2007 से हमारे आदरणीय लक्ष्मण गुप्ता जी ने मुझे प्रधान बनाया था और उसके पश्चात अब तक मैं ही प्रधान हूँ हरियाणा व्यापार मंडल का, जो कि हमारे लक्ष्मण गुप्ता जी संस्थापक हैं इस पूरे हरियाणा के अंदर, जिन्होंने 108 मंडियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। उनके ही नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से आज व्यापार मंडल यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जो कि लगभग 5000 व्यापारी इस झज्जर में हमने 30 ब्लॉक के अंदर बांटे हुए हैं। और किसी भी को समस्या आती है, क्योंकि कोरोना काल के पश्चात समस्या हो गई थी, व्यापारी अपने आप को अकेला समझने लगा था और दुखी था, तो उस उपलक्ष्य में हमने इसको ग्रुप भी बनाया और सभी को संगठित करके सभी की समस्याएं सुनने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे कोई भी अपने आप को अकेला ना समझे और अपने आप को एक उनकी आवाज़ भी बुलंद हो और अपने आप को मान सम्मान भी अपने आप को समझे और निडर होके हम एकजुट होके हर मुकाबला समस्याओं का करें। ये हमारा एक ग्रुप का उद्देश्य था। सर, मेरा दूसरा सवाल ये कि क्या क्या कोरोना काल के समय आपके सामने चुनौतियाँ आई और किस तरह से जो छोटे व्यापारी हैं वो किस तरह से आपसे जुड़े, उनके लिए आपने एक दो अच्छा भलाई का कार्य जो किया और जो और भी दुकानदार भाइयों तक ये आवाज़ आए तो वो भी अपने आप को अकेला ना समझे। तो बहुत अच्छा सवाल है कि कोरोना के बाद हमने हर कदम पर, जबकि पुलिस जो है व्यापारी को दुकान खोलने पर किसी कारणवश खुली रहती थी तो उनको पकड़ के ले जाते थे, तो हमने संगठित होकर उसका सख्त विरोध किया कि व्यापारी भी अपमान सहन नहीं करेगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। दूसरी बात थी, ये चालान बहुत करते थे। 500 रुपये का चालान, दुकान खुलती थी और मास्क नहीं डाला हुआ, 500 रुपये चालान दो जी। तो इस तरह से व्यापारी बहुत दुखी था। उसके लिए हमने कमिश्नर से जाके अपनी आवाज़ उठाई और उसको बुलंद किया और इसको रोकने में हमने पूरी भूमिका बनाई है और उसमें हम सफल भी हुए हैं। और धीरे धीरे चोरी की समस्या बहुत हुई थी, नशेड़ी बहुत हो गए थे शहर के अंदर, उस वजह से जगह जगह हम यही देखने को मिल रहा था, 8 दुकानें के ताले टूट गए, इस जगह दुकानें टूट गई। तो हमने एसपी महोदय को भी बार बार मिलकर इस समस्या से निपटाने के लिए हमने जो है सख्त कदम उठाने के लिए अनुरोध किया था एसपी साहब को। उन्होंने हमारी मदद की थी, हमारी एकजुटता के कारण उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया और धीरे धीरे कोरोना काल के बाद ये घटनाएं कम होती चली गई हैं। तो हम जो है एसपी महोदय का भी आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने व्यापारी को तहे दिल से मदद की और इसमें जो चोरी घटना थे धीरे धीरे कम होती चली गई। और अब हमारे अर्पित जैन जी जो एसपी हैं वो बहुत ही अच्छे एक इंसान भी हैं और हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन चोरियां निरंतर हो रही हैं, कुछ पहले से फ़र्क है, लेकिन उस चोरियों में अब चोर भी पकड़े जाने लगे हैं। हमारे एसपी साहब ने अभी 1 लाख की चोरी में उनको चोर को पकड़ा है। हम उन सभी ने आभार भी प्रकट करने गए थे एसपी महोदय का और धीरे धीरे सुधार भी आ रहा है और हमारी एकजुटता का असर भी हो रहा है। और साथ साथ नेता लोग भी हमें आमंत्रित कर रहे हैं। अभी दुष्यंत चौटाला जी का भी अभी उनके वर्करों का मैसेज आया है
कि व्यापारियों से मिलना चाह रहे हैं, तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि मांग पत्र बनाया जाए, जिसमें समस्या हमारी बहुत हैं कि नालों की सफाई की ना होने की वजह से पानी दुकानों के अंदर चला जाता है, सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं यहाँ पर, और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए हम बहुत प्रशासन को जागरूक करते रहे हैं। जैसे रोड्स की बात आती है, नाले भरे होने की बात है, और भी चोरी की समस्याएं, इस तरह की बातों से हम बहुत ही खफा होने के कारण हमने एकजुटता बना के हमारी एकता के कारण नेता भी हमारे पास आने लगे हैं और हमें आमंत्रित करने लगे हैं। तो हम एक ज़रूर व्यापारियों के पदाधिकारियों की ब्लॉक अध्यक्षों से बुलाकर एक ऐसा मांग पत्र तैयार करेंगे कि हम जो भी व्यापारी भाइयों का भला हो, हाँ, जिससे व्यापारियों का जो भला हो हम उनको समर्थन करें। व्यापारी गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन जो हमारी मांगों को पूरा करेगा, हमारे ध्यान से सुनेगा, हम 10 मांग 12 मांग रखेंगे, उसमें जो भी हमारी मांगों का आश्वासन देता है पूरा करते हैं, व्यापारी उनका एकजुट समर्थन करेगा। जिस तरह से आपने बातचीत की राजनीतिक संगठनों की, वो एक व्यापार जो संगठन है व्यापारी भाइयों का, वो एक बड़ा संगठन है। मैं मान के चलूँ कि शहर की जो रीढ़ होती है वो व्यापारियों पे डिपेंड करती है, क्योंकि बड़े जो हर दुकान पे अगर 4 कर्मचारी काम करें तो 4 परिवार उनके भी होते हैं, और एक बड़ा वोट बैंक भी है। अगर किसी की निगाहें टिकेंगी तो एक बड़ा वोट बैंक है, वो पार्टी के साथ जा सकता है। सर, तीसरा सवाल मेरा ये कि लगातार है, हम दिन भर देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी वीडियोस वायरल होते हैं, ऑडियो वायरल होते हैं फिरौती को लेकर। जो गैंगस्टर हैं, बदमाश टाइप है, उनकी आती है कि कभी टायर शोरूम पे फ़ोन कर दिया कि इतना आपको रोकड़ा देना होगा, इतनी पेटी का इंतज़ाम कीजिए। क्या अपने शहर के क्या हालात हैं वो हमें बताइए, और शहर भी जानना चाहता है कि क्योंकि कई बार ये होता है कि आज उस संगठन ने फलाने व्यापारी भाई को परेशान किया, 5 लाख मांग लिए। एक मेहनत की कमाई, दिन भर सेल्समैन का खर्चा निकालने के बाद, अपना खर्चा निकालने के बाद काफ़ी चुनौतियों का सामना करते। फिरौती को लेकर क्या कहते हैं? फिरौती की बात आई तो 1 साल पहले तो हम काफ़ी परेशान थे कि कोरोना काल के पश्चात 1 साल तक जो है हमें काफ़ी धमकियाँ, फिरौतियाँ और जान से मारने की धमकियाँ मिलती रही हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यापारी एकजुट होता गया है, हमारा संगठन मजबूत होता गया है, तो प्रशासन भी सचेत हुआ है, जागरूक हुआ है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आवाज़ हमारी चंडीगढ़ तक पहुंचेगी और प्रशासन की बदनामी होगी। तो उसमें मैं ज़रूर एसपी महोदय का, जो भी एसपी साहब पहले भी थे, उनका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हर कदम पे व्यापारियों की मदद करते हैं। और अब आज स्थिति ये है कि जो शहर में छोटे मोटे स्मैकी हैं, नशा करते हैं, उन नशाखोरों को छोड़कर बाकी किसी तरह का कोई अपहरण, कोई धमकियाँ 1 साल से हमें नहीं मिली है। वो हमारी मजबूती का परिणाम है, हमारी एकता का परिणाम है कि हम एकजुट हुए हैं, तो हमें जो है अमन चैन से हम खुलकर व्यापार कर रहे हैं। रही बात थोड़ी नशे की, उसके लिए हम बार बार जागरूक कर रहे हैं और एसपी महोदय से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे असामाजिक लोगों पर अंकुश लगाया जाए, ताकि व्यापार खुल के हो और सरकार को हम ज़्यादा से ज़्यादा GST दें और सरकार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। जिस तरह से आपने लंबा समय है वो दिया है इस अध्यक्ष पद पे रहते हुए, और जानकारियाँ भी ठीक ठाक हैं, आदमी के घर तक आप जाते हैं, उनकी आवाज़ बन के भी। अगर भविष्य में किसी पार्टी से कभी जुड़ा हो सकता है, क्या आ सकते हैं राजनीति में? जिस तरह से नगर परिषद चुनाव है, पार्षद वगैरह में कुछ है मन सर आपका? तो ये बात भी स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि व्यापार मंडल हमेशा गैर राजनीतिक संगठन रहा है। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति या किसी तरह का स्वार्थ यहाँ नहीं जुड़ा हुआ। हम सेवा करते हैं निजी स्वार्थ के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए। समाज जुड़ा रहे और एकजुट होकर सार्वजनिक समस्याओं को हम उजागर करने के लिए हमने ये संगठन बनाया है। यदि को पार्टीबाजी की को बात करेगा तो वो ग्रुप से बाहर, व्यापार मंडल से बाहर होकर बात करेगा। हम निस्वार्थ होकर व्यापारियों की सेवा करेंगे, और जो व्यापारियों ने देखना है कि जो हमारी मांगों को पूरा कर रहा है, जो हमारी मांगों के समर्थन में खड़ा है, और जिनको व्यापारियों का विश्वास है, क्योंकि व्यापारी के पास पूरी वोट देने का निजी अधिकार है और उसमें हम बिल्कुल खलल नहीं डालेंगे। लेकिन उनको जागरूक जरूर होगा व्हाट्सएप के थ्रू कि ये मंडल, ये पार्टी हमें समर्थन कर रही है, मतलब हमें हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे रही है। तो वो व्यापारियों ने सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं। मेरी तरफ से अध्यक्ष के पद के नाते मैं किसी को विवश नहीं करूँगा।
जिस तरह से आपके जीवन के बारे में भी एक दो बातें हमने सुनी आपके दुकानदार भाइयों से, अभी रात को रेड कर लेते हैं क्या वो ताले वगैरह चेक करने के लिए? ये बात भी है। तो ये एक निजी व्यापारियों की सेवा करने का मेरा शुरू से शौक़ रहा है। तो मैं हर समस्या के समाधान के लिए मैं व्यापारी के लिए खड़ा रहता हूँ, और शायद ही कोई व्यापारी हो जो मेरी दुकान से मायूस होकर लौटा हुआ। मुझे भी 10-12 साल हो गए, लेकिन शायद ही कोई व्यापारी है जिनकी मैं समस्या का समाधान ना कर सका हूँ। लेकिन नहीं कर भी सका हूँ तो मैं उनकी मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। तो सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि हमारे माध्यम से जो छोटे व्यापारी भाई हैं, जो कई बार है ना स्टार्ट करते ही दुकानदारी उसमें लॉस करके बाद वो इस लाइन को छोड़ देते हैं, और एक मायूसी चेहरे पर और यहाँ की आत्महत्या तक मजबूर भी हो जाते हैं कि ज़्यादा लॉस हो गया, उन व्यापारी भाइयों के लिए क्या संदेश आपका रहेगा कि इस तरह से बचाव किया जा सके और इस नुकसान से बढ़ के भी आगे ज़िंदगी होती है? वो ऐसा है कि व्यापार मंडल निजी छोटे मझोले व्यापारियों के लिए कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सरकार के आगे अब उनकी आवाज़ बुलंद कर सकता है कि जिस तरह से सरकार ने भी स्कीम चलाई है कि छोटे व्यापारियों को 50,000 तक जो है लोन देने का प्रावधान किया है, उसके समर्थन में हम खड़े हैं। और जो भी समस्या हैं, जो दुर्घटना बीमा योजना के लिए सरकार ने 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना भी चलाई हुई है, तो उसमें लोगों ने सरल केंद्र में लोग नहीं पहुंचे हैं, तो उसका हमारा दायित्व बनता है उनको जागरूक करना। तो छोटे मझोले व्यापारियों को जो सरकार की तरफ से समर्थन जो व्यापारियों को एड्स मिलती है, उनके लिए हम लोगों को जागरूक करें, ये हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य बनता है, और हम आगे करेंगे भी। और रही बात कि निजी तौर से व्यापार मंडल कुछ नहीं कर सकता, सरकार की तरफ से जो आवाज़ उठेगी उनको हम जरूर ज़्यादा मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। और जो आपकी तरफ से है अभियान चलाए जाते हैं समय समय पे, चाहे वो डस्टबिन अभियान को लेकर बात करूं, और एक मैं कल आपके जो चेयरमैन हैं शहर के जिले सिंह सैनी जी, उनसे मैं बातचीत कर रहा था कि उन्होंने मेरे को एक समस्या बताई कि जो रैंप होते हैं जो इन सीवरेज के ऊपर से निकलते हैं, उनके ऊपर दुकानदारों ने, घर वालों ने, जो रेजिडेंस एरिया है उस पर रैंप उतार दिए हैं, उसके बाद है वो कठिनाई उनको साफ़ करने में। ये क्या मानते हैं इस बार? तो ये बहुत अच्छा मुद्दा है। समस्या मेन ये है कि सरकार नियमित सफाई नहीं करती। यदि हर साल सफाई करे, एक साल छोड़ के सफाई करे, तो ये समस्या ना आए। ये नाले तो इन्होंने बना दिए, साफ़ कर दिए, आगे जाल कौन लगाएगा, उसको ढकेगा कौन? और उसको कोई देखने भी नहीं आता प्रशासन, जिला प्रशासन को देखे तो सही कि लोग लापरवाही कौन कर रहा है। गलियों में, मोहल्लों से नाले खोलकर और उसमें जो है गंदगी डाली जा रही है, तो प्रशासन का कर्तव्य नहीं बनता कि उनके नालों का आगे जाल लगाया जाए। यदि जाल लगेगा और ऊपर से लेंटर का वो लग जाएगा, पता ढक जाएगा, तो गंदगी कहाँ से जाएगी? नियमित रूप से हर साल सफाई नहीं होती। आज श्री बालाजी उपायुक्त महोदय ने आज 9 और 3 12 साल पहले नालों की सफाई हुई थी। 12 साल तक झज्जर में किसी नाले की सफाई हमने नहीं देखी है। आपका जो डस्टबिन अभियान है वो कितना सफल हुआ? इसका हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें कोशिश करूंगा पदाधिकारियों के साथ डोर टू डोर माइक से सभी को सावधान करूं। डस्टबिन जरूर रखिए, अपना जो भी कूड़ा है वो बाहर रखिए डस्टबिन में, रोड पर ना फेंकिए। और रात्रि को जो दुकानदार हैं, मेनली जूस वाले और सब्जी वाले, सारा कूड़ा बाज़ार के सेंटर में सजा के रख देते हैं कि सफाई वाले आएंगे और वो उठा ले जाएंगे। उठा तो ले जाते हैं, लेकिन जो आने जाने वाले रात्रि घूमने वाले हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको बदबू आती है, रुमाल लेकर निकलते हैं और वो एक बाजार ना रहकर एक नरक सा बन जाता है। तो इस अभियान में हमारी कोशिश रहेगी, आपके सहयोग से हम जरूर सफल होंगे। और हम भी रात को आएंगे एक दिन, प्रधान जी से रात को भी आके हम हालात हैं वो दिखाएंगे आपको। आज या कल में ही हम आपको वो रात को जो हालात होते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ से निकलते हैं तो ये मंदिर है, इसके पास अक्सर ये सेंटर होता है उस कूड़े का, मैं बताऊँ आपको। तो तमाम बातें थी जो व्यापार मंडल से जुड़ी हुई, मेरे पास जो जानकारियाँ थी वो मैंने पूछी जितना मेरे को जहाँ तक पता था, समस्याएं और जो आए दिन हम देखते हैं वही चर्चा मैंने की है। और भी जो आपके सवाल हों जी बोलिए। तो एक और मेरा अभियान रहेगा रेल का, क्योंकि शहर का विकास नहीं हो पा रहा, लोग पलायन कर रहे हैं, व्यापारी पिछड़ता जा रहा है। तो जिला बने भी कई साल हो गए हैं और इसको रेलवे स्टेशन को बने भी लगभग 14-13 साल हो गए हैं। उसके बावजूद भी झज्जर के यात्री, झज्जर के निवासी रेल में यात्रा नहीं करते।
शायद मात्र 1% ही कारण है। प्रधान जी, 1 मिनट में वो बताता हूँ। मेरे ख्याल से जो समस्या है वो जो रेलवे स्टेशन की लोकेशन है वो हमारे को स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम बस स्टैंड से वहाँ तक रेलवे स्टेशन तक जाएं तो ई रिक्शा वाला 50 से 100 रुपये उसका मेहनताना होता है, वो लेता है। तो वो जो बोझ होता है वो भी व्यापारी भाई की जेब पे जाए, आम इंसान की। मेरी नज़र में यह, आप क्या मानते हैं? तो मैं आपकी बात का समर्थन नहीं करता जी। क्योंकि सरकार सिचुएशन के अनुसार ही रेलवे स्टेशन बनाती है और बस अड्डा बनाती है। अब हमारी इतनी सुविधाओं के लिए दोनों को कैसे जोड़ दे? जी। हर चीज़ का समाधान है। मात्र 10 रुपये में रिक्शा चलती हैं बस अड्डे से रेलवे स्टेशन। रात को 10 रुपये नहीं रात को नहीं मिलती, तो इसलिए हमने ये मांग रखी है कि दिन में 2 ट्रेनें सुबह और वापसी की 2 ट्रेन दिन में ही चलें, ताकि लोग यात्री झज्जर के उसका लाभ उठा सकें। आज 14 साल हो गए नए रेलवे स्टेशन को, झज्जर का मात्र 1% लोग ही इसका लाभ उठा सके हैं। 99% लोगों को शायद रेलवे स्टेशन का भी ध्यान नहीं है कि हमने जाना है, यात्रा करनी है, उसका कोई लाभ नहीं उठाते। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि व्यापार में कटौती ना हो, लोग यहाँ से पलायन ना करें, आबादी बढ़े। इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास के लिए दिन में 2 ट्रेन सुबह और दिन में शाम को वापसी की 2 ट्रेनें अवश्य चलें। और पानीपत तक यदि ये ट्रेन चलती है तो उससे जीटी रोड जो है हमारे झज्जर गुड़गांव से जुड़ेगा, क्षेत्र का शीघ्र विकास होगा। और अंतिम बात ये है कि फरकनगर से मात्र 18-20 किलोमीटर झज्जर है, उसको जोड़ दिया जाता है तो हम गुड़गांव से जुड़ जाते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। मेरे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे राकेश अरोड़ा हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं झज्जर से, और व्यापारी भाइयों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, आवाज़ को उठाते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो। और आए दिन आप देखते हैं कि अखबारों की कटिंग में भी आप लगातार व्यापारी भाइयों को देखते हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रशासन से टकराना पड़े या किसी नेता का दरवाज़ा खटखटाना हो, ये अपनी आवाज़ को उठाने में पीछे नहीं हटते। और भी तमाम खबरें होंगी वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ एजेंसी झज्जर।